आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को देखें तो जैसे हमें पता है कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो ज़्यादातर लीनियर फॉर्म के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डी ग्लूकोज है। लेकिन जैसे ये एक्विस सोल्यूशन के अंदर जाएंगे यानी पानी वाले सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एल्डोटेट्रोसिस यानी ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास कार्बन नंबर 4 है और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है वो वाले, और इसके अलावा 5 और 5 से ज़्यादा जितने भी कार्बन एटम्स वाले मोनोसैकेराइड्स हैं वो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर नज़र आते हैं। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन नंबर 5 के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, और हमें रिजल्ट में ये दो कंपाउंड या दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम हेमी एसिटल या हेमी केटल का नाम देते हैं। अगर तो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज या फिर किसी भी मोनोसैकेराइड के अंदर तो इसको फिर हम हेमी एसिटल का नाम देंगे, और अगर केटोन ग्रुप है तो फिर इसको हम हेमी केटल का नाम देंगे। अब हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी ये हाफ एसिटल या हाफ केटल हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, और जैसे ही दोबारा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक मरतबा फिर से अगर रिएक्शन होगा जैसे कि डाइसैकेराइड्स के केस में होता है तो ये फुल एसिटल या केटल फॉर्म आ जाएगी। अब इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन है ये एसिमेट्रिक नहीं होती, मतलब इसके अराउंड ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी जो रोटेशन है वो नहीं होती, यानी ये एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो रहा है तो जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन के अराउंड अब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद हैं जो आपस में रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन से एक एडिशनल कायरल सेंटर हमें ऑब्टेन हुआ है और 2 स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्टेन हुआ है जिनको हम एनमर्स का नाम देते हैं। अब ये कार्बन जिसके अराउंड ये दोनों ग्रुप से रोटेट कर सकते हैं इसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, और इन ग्रुप्स को यानी कि यहाँ पे अब ये हमारे पास है दोनों आपस में एनोमर्स। अब एक को हम अल्फ़ा एनोमर का नाम देते हैं, या फिर अगर सही से देखें तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोस, और दूसरे को हम बीटा डी ग्लूकोपायरानोस का नाम देंगे। अभी अल्फ़ा और बीटा हमने इनको किस बेस पे बोला है और पायरानोस क्यों बोला है ये भी अभी हम देखते हैं। तो जो 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम पायरानोसिस का नाम देते हैं क्योंकि हमारे पास एक रिंग कंपाउंड पायरान से रिजेंबल करते हैं, और दूसरी तरफ जो 5 मेंबर रिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम फ्यूरानोसिस का नाम देते हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्यूरान से रिजेंबल करते हैं। अब अगर हम मज़ीद डेप्थ में जाएँ तो हमारे पास ये अल्फ़ा फॉर्म है, इसको हमने अल्फ़ा फॉर्म इसलिए कहा है कि इसमें जो कार्बन नंबर 6 है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 का, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। तो अगर तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्रेजेंट तो इस फॉर्म को हम अल्फ़ा फॉर्म का नाम देंगे, और ये पायरान से रिजेंबल कर रहा है तो फुल फॉर्म इसकी होगी या फुल नेम होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोस। और दूसरी तरफ बीटा फॉर्म कौन सी है फिर, जहाँ पे कार्बन नंबर 6 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 का है वो दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। अब अगर हम फ्रुक्टोज की ये रिंग फॉर्म को देखें तो हमें पता है जैसे जी फ्रुक्टोज भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है बिल्कुल जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि फ्रुक्टोज के अंदर केटोन ग्रुप मौजूद होता है और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। एल्डिहाइड ग्रुप हमें पता हमेशा C1 पे मौजूद होता है, और जी केटोन ग्रुप जो है वो हमेशा C2 पे मौजूद होता है। तो इसी वजह से इसके एल्डिहाइड के C1 पे मौजूद होने की वजह से ग्लूकोज हमारे पास 6 मेंबर रिंग्स बना लेता है, और फ्रुक्टोज में क्योंकि ये केटोन ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होता है तो इसी वजह से जो फ्रुक्टोज है वो 5 मेंबर रिंग बनाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है जी, कार्बन नंबर 1 तो वैसे ही क्योंकि जब इसके पास कार्बन वाली ग्रुप ही नहीं है तो इसने कैसे रिएक्ट करना है, तो ये जो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 थी इसी का रिएक्शन हुआ इधर वाली यहाँ पे जी कार्बन नंबर 5 से, तो हमें 5 मेंबर रिंग्स मिलेगी जिसको हम अभी हमारे पास है अल्फ़ा कन्फिग्रेशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 6 है और कार्बन नंबर 2 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे की अपोजिट साइड पे मौजूद है। अब देखें यहाँ पे अब हम कार्बन नंबर 1 की कन्फिग्रेशन नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे जो कायरल कार्बन हमें ऑब्टेन हुआ है वो कार्बन नंबर 2 है, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे अल्फ़ा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस और दूसरी फॉर्म को हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग
शुगर्स का मतलब यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस कर सकती है, यानी दूसरे की रिडक्शन कर सकती हैं। रिडक्शन का मतलब कि दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ये कंपाउंड है ए एटम, और दूसरी तरफ है ये हमारे पास है एटम बी। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ है कि इस ए ने क्या किया है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अब निकल गए हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड अप हो गए हैं। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब क्योंकि इस कंपाउंड ने क्या किया है, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, यानी दूसरे को रिड्यूस किया है, तो इसका मतलब है हुई तो इसकी ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और अगर हम इसको देखें तो भाई ठीक है, इसकी रिडक्शन ही हुई है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसने किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने अंदर डाल दिया है, यानी कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी मोनोसैकेराइड क्या हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, यानी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी जिनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि ये किसी दूसरे के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर सकें, जैसे कि क्यूप्रिक आयन वगैरह, या इवन इनसे भी मोनोसैकेराइड जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर चली जाएगी, और जो शुगर्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। अब यही जो है रिएक्शन हमारे पास फेलिंग्स रिएक्शन या फेलिंग्स टेस्ट की बेसिस हैं, जिसको पास्ट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता था, यानी ये देखने के लिए कि आया ब्लड के अंदर कितनी रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद हैं, इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज का जो हमारे पास प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड ही रिक्वायर होता है शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस का टेस्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।